वेलकम स्टूडेंट्स। आज क्लास 11 के हम अकाउंटेंसी के एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है जीएसटी। ये चैप्टर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इस चैप्टर को आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे बिकॉज इसके जो बेसिक कंटेंट्स हैं वो आगे हर जगह आपको यूज करना होगा। आप जर्नल एंट्रीज में भी यूज करेंगे, आपके सामने लेजर्स में भी कंटेंट्स होंगे, आपके सामने ट्रायल बैलेंस में इसका कुछ न कुछ एक हिस्सा नजर आएगा, बाकी सब्सिडरी बुक्स में भी इसका यूज होगा, डेप्रिसिएशन के भी चैप्टर्स में इसका इस्तेमाल होने वाला है। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर की समझ आपको होनी ही चाहिए, नॉट फॉर सिंपली सॉल्विंग द क्वेश्चंस बट हाँ प्रैक्टिकल लाइफ की चीजों से भी थोड़ा सा रिलेट करेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी की, जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखो भाई, जीएसटी एक नई चीज भले ही है लेकिन इसका जो बेस है वो बहुत पुराना है। टैक्स एक ऐसी चीज होती है जिस चीज को कॉमन पब्लिक पे करती है सरकार को, सिंपल इज दैट। तो अगर आप सिंपली टैक्स को डिफाइन करते हो तो आप ये कह सकते हो दैट टैक्स रेफर्स टू द कंपल्सरी पेमेंट। इट्स कंपल्सरी, इट्स नॉट ऑप्शनल। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय पब्लिक टू द गवर्नमेंट। मतलब सरकार को वो पैसा जो कॉमन पब्लिक कंपल्सरली पे करती है, अगर अपने इनकम में से हो या बिजनेस से हो, वो सब आपके सामने टैक्स के नजर में आ जाता है। मेजर अगर आप टैक्स के कैटेगराइजेशन की बात करते हो तो टैक्स दो हिस्सों में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। सवाल है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, समझिएगा जरा। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें टैक्स की बर्डन या टैक्स की लायबिलिटी को हम दूसरों पे शिफ्ट नहीं कर सकते। जिस चीज पे, जिस इंसान पे, जिस कंपनी पे टैक्स लगाया जाता है उसे कहते हैं एसएससी। क्या कहा जाता है? एसएससी। तो अगर किसी एसएससी पे टैक्स लगाया गया है तो वो टैक्स का अमाउंट या टैक्स का बर्डन किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए जरा, मान लेते हैं इनकम मैं जनरेट कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरे इनकम टैक्स स्लैब में आ रही है, टैक्स के रेट के अंदर आ रही है, तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। मैं अपने पड़ोसी को नहीं कह सकता कि भाई तुम मेरा टैक्स पे कर दो। मैं अपने फ्रेंड्स को नहीं कह सकता कि आप मेरे बिहाफ में टैक्स पे कर दीजिए, या फिर मैं किसी और से लेके टैक्स पे नहीं कर सकता। कौन टैक्स पे करेगा? मैं ही पे करूंगा, और वो भी अपने इनकम में से। तो ये क्या कहा जाएगा? डायरेक्ट टैक्स, जिसमें मैं अपना बर्डन दूसरों पे शिफ्ट नहीं कर सकता। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल के तौर पे आपके सामने इनकम टैक्स आ जाता है, या फिर वेल्थ टैक्स आ जाता है, या फिर प्रॉपर्टी टैक्स आता है। भाई जिसकी प्रॉपर्टी वो पे करेगा, कोई और नहीं पे करने वाला। लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं जीएसटी की, और जीएसटी के डेफिनेशन में ही आपको एक टर्म मिलेगा दैट जीएसटी रेफर्स टू द इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब ये जो जीएसटी है ये इनडायरेक्ट टैक्स का हिस्सा है, ये इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्म है, इसका डायरेक्ट टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो हमें पहले इनडायरेक्ट टैक्स समझ लेना चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे जीएसटी का फंडा क्या होता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट टैक्स में अपने टैक्स का बर्डन दूसरों पर शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में हम टैक्स का बर्डन दूसरों पर शिफ्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप यहां पे देखिएगा, जैसे आप सबसे बेसिक चीज एक कुरकुरे का पैकेट भी लेने जाते हो तो उस पैकेट को जब आप पीछे पलट के देखोगे, उसकी प्राइसिंग की बात करोगे तो वहां पे लिखा रहता है 5 रुपया हो या 10 रुपया हो, 20 रुपया हो, उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब आप उस कुरकुरे की तो कीमत चुका ही रहे हो, साथ ही साथ उस कुरकुरे पे जो लगाया गया टैक्स है उस टैक्स को भी आप पे कर रहे हो। लेकिन ये टैक्स आप पे नहीं लगाया गया, ये टैक्स किस पे लगाया गया? उस कुरकुरे के सेलर पे, उस दुकानदार पे। लेकिन वो दुकानदार अपने पॉकेट से पे कर रहा है क्या? नहीं। जब आप कुरकुरे खरीदोगे तो दुकानदार कहेगा भैया जी इसके साथ में आप टैक्स भी दे दीजिए, और फिर वो सेल्स पर्सन या फिर सेल्समैन या फिर जो भी सेलर है वो टैक्स किसको पे करेगा? सरकार को पे करेगा। ऐसी बहुत सारी डेली लाइफ की चीजें होती है, इसको हम खरीदते हैं और उस पर क्या करते हैं? टैक्स पे करते हैं। लेकिन वो टैक्स डायरेक्टली हम पे नहीं लगाया जाता, वो किसी और पे लगाया जाता है। तो आपको क्या दिखा कि अगर मान लेते हैं टैक्स मुझ पे लगाया जा रहा है और मैं किसी और से लेके वो टैक्स का अमाउंट सरकार को पे कर रहा हूं तो इसे क्या कहा जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि इसे इनडायरेक्टली पे किया जा रहा है। पे तो आप ही कर रहे हो,
जिसने कुरकुरे खरीदा उसी ने ही पे करा, लेकिन क्या वो डायरेक्टली सरकार को पे कर रहा है क्या? नहीं, वो वाया सेलर पे कर रहा है। तो इसीलिए अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हो तो आप इसको फॉर्मली एक डेफिनेशन में भी ले आ सकते हो, दैट indirect tax refers to that type of tax in which tax burden can be shifted to another person। मतलब हम दूसरों पे इसका बोझ शिफ्ट कर सकते हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। बट डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। जीएसटी डायरेक्ट टैक्स नहीं है, जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब जीएसटी का जो बर्डन है वो दूसरों पे शिफ्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे मतलब आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूं। अगर आप एक ज्वेलरी परचेस करने जाएं, अगर आप एक कपड़ा परचेस करने जाएं कोई अच्छी शॉप से, इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो जब वो बिल जनरेट करेगा ना तो आप देखोगे कि उसमें जीएसटी का अमाउंट मेंशन है। कपड़े की जो भी आपकी 5,000 10,000 की कीमत है वो तो आपसे लिया ही जाएगा, साथ ही साथ उस अमाउंट पे जो टैक्स है उस टैक्स को अलग से दिखाया जाएगा और कहा जाएगा सर ये आपका बिल, जिसमें आपको 10,000 अपने कपड़े की कीमत भी देनी है और आपको उस अमाउंट को भी पे करना है जो कि जीएसटी के फॉर्म में आपसे लिया जा रहा है। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स का फंडा है, इस बात को आप याद रखेंगे। लेकिन अगर आप इसके फॉर्मल मीनिंग की तरफ जाएं तो जीएसटी रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स जिसको लगाया जाता है मल्टीपल बिजनेस ट्रांजैक्शंस पे, वेदर वो परचेज हो वेदर वो सेल्स हो, दैट्स इट। जीएसटी बहुत नई चीज है, जीएसटी कोई बहुत पुरानी चीज नहीं है। जीएसटी को सबसे पहले पार्लियामेंट में पास करवाया गया था 24 मार्च 2017 को, याद रख लीजिएगा। जीएसटी मतलब टैक्स बिल पारित हुआ था और उसको पास करवाया गया था। पास होना और उस लॉ का एप्लीकेबल होना दोनों में अंतर है। तो पार्लियामेंट में जब जीएसटी पास हुआ था तो उसका डेट था 24 मार्च 2017, लेकिन पूरे देश में जीएसटी के एप्लीकेबिलिटी का जो डेट है वो है आपके सामने 1 जुलाई 2017। अगर मैं बताऊं तो 1 जुलाई को सीए डे भी होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी होता है, और उसी दिन को पूरे देश में टैक्स को क्या किया गया था, जीएसटी को क्या किया गया था, इन्फोर्स किया गया था या अप्लाई करवाया गया था। जब डेट्स की बात है, किसकी बात है, डेट्स की बात है, तो आप ध्यान देंगे कि वो पास होने का डेट पूछ रहा है या फिर उसके इन्फोर्समेंट का डेट पूछ रहा है। अगर पास होने का डेट है तो 24 मार्च 2017 और अगर इन्फोर्समेंट है, एप्लीकेबिलिटी का डेट है तो आप उसको मार्क करेंगे 1 जुलाई 2017। अब समझिएगा, जब जीएसटी की बात आती है तो ऐसा कहा जाता है कि जीएसटी प्रिंसिपल पे बेस्ड, एक सिद्धांत पे बेस्ड था, जिस सिद्धांत का नाम था वन नेशन वन टैक्स। ऐसा कहा जाता है कि जीएसटी में सारे टैक्सेस को क्या किया गया था, मर्ज किया गया था, क्योंकि जीएसटी से पहले बहुत सारे टैक्सेस होते थे। एक्साइज ड्यूटी होता था आपके सामने, साथ ही साथ आपके सामने सेल्स टैक्स होता था, सर्विस टैक्स हो जाता था, उसके साथ साथ आपके सामने परचेस टैक्स होता था, एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, इस तरीके मल्टीपल टैक्सेस होते थे। ऐसा कहा जाता है, मैं लिटरली कह रहा हूं, ऐसा कहा जाता है कि सारे टैक्सेस को एक साथ सबमर्ज कर दिया गया और मिला दिया गया जीएसटी, क्योंकि प्रिंसिपल क्या था जीएसटी का, वन नेशन एंड वन टैक्स। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ये बात कोई बोलता है तो शायद वो आपसे आधा सच या फिर आधा झूठ बोलता है, क्योंकि जीएसटी में देश के सभी टैक्सेस को नहीं जोड़ा गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आज भी क्रूड ऑयल और पेट्रोल पे जीएसटी नहीं अप्लाई होता और ऐसे बहुत सारे टैक्सेस हैं जो कि जीएसटी में मर्ज नहीं किए गए हैं। तो अगर आप जीएसटी को लिटरली मानते हो वन नेशन वन टैक्स है तो ये एक्चुअली नहीं है। आप अपनी किताबों में भी देखोगे ऐसा मार्क किया जाता है दैट सेवरल टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी और मल्टीपल टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी। ये कभी नहीं कहा जाता all taxes merge into GST because all और multiple या several में अंतर है। मतलब मेजर टैक्सेस मर्ज किए गए, लेकिन ऐसे और भी कुछ मेजर टैक्सेस हैं जो कि जीएसटी में मर्ज नहीं है। तो ये पार्शियल ट्रुथ है या फिर आप पार्शियल लाई कहें,
जो कहें, बट हाँ मेरी जिम्मेदारी है बीइंग अ टीचर कि मैं आपको रियलिटी बताऊं, क्योंकि आप इस भ्रम में सोचेंगे या जिएंगे कि देश के सारे टैक्सेस एक हिस्से में मर्ज कर दिए गए जिसका नाम है जीएसटी, बट ये सच्चाई नहीं है। आज भी पेट्रोल पे, आज भी अल्कोहल पे जीएसटी डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता, वो जीएसटी से एग्जम्प्टेड है, जीएसटी के हिस्से में नहीं आता, लेकिन सरकार उस पर टैक्स लगाती है, सरकार टैक्स उस पर वसूलती है, लेकिन वो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो जीएसटी के हिस्से में नहीं है। क्लियर क्या? तो चलिए, जीएसटी का मोटा मोटी आपको अंदाजा हो चुका होगा कि जीएसटी का फंडा क्या है, जीएसटी कब अप्लाई किया गया, जीएसटी के पीछे क्या रीजन था, जीएसटी से पहले चीजें क्या थी और जीएसटी के बाद चीजें क्या हैं। आप समझिएगा, जीएसटी में रेट्स, ठीक है, क्योंकि टैक्स के रेट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, तो जीएसटी में 0% से लेके 28% के टैक्स स्लैब्स आपके सामने रखे जाते हैं। तो जनरली आप देखोगे इसे इसेंशियल आइटम्स है। अगर बेसिकली मैं एग्जांपल दूं तो जब जीएसटी आया था तो सैनिटरी पैड जैसी इसेंशियल चीजों पे भी जीएसटी अप्लाई कर दिया गया था। फिर काफी ज्यादा हो हल्ला मचा तो जेटली जी को थोड़ा ज्ञान खुला तो उन्होंने सैनिटरी पैड जैसे चीजों पे जीएसटी एग्जाम करवाया, फूड आइटम्स पे भी उन्होंने जीएसटी क्या किया, हटा दिया। तो इसीलिए जो इसेंशियल आइटम्स हैं जिसमें फूड आइटम्स को काउंट किया जाता है, सैनिटरी पैड जैसी चीजों को काउंट किया जाता है, उस पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता, मतलब 0% टैक्स रेट उस पर अप्लाई किया जाता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आप सोना खरीदिएगा टैक्स पे कीजिएगा, अगर आप किसी ब्रांडेड स्टोर से कुछ कपड़े खरीद रहे हैं तो आप टैक्स पे कीजिएगा, या फिर किसी ऐसे स्टोर से आप कुछ कपड़े खरीद रहे हैं जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उस पे भी टैक्स लगता है। बेवरेजेस पे आपके सामने टैक्स अप्लाई होता है, रेस्टोरेंट में आप अगर खाने वाने जाते हैं तो उस पे भी टैक्स अप्लाई होता है, किसी अच्छे जगह पे अगर कपड़ा सिलवाते हैं उस पे भी टैक्स अप्लाई होता है, जूते खरीदते हैं टैक्स अप्लाई होता है। तो इसीलिए आपके सामने कुछ रेट्स मैंने लिखे हैं। 0% मतलब एसेंशियल आइटम्स पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन 5%, 12%, 18% और 28% का टैक्स स्लैब्स आपके जीएसटी में मौजूद है। आप जाके ऑनलाइन गूगल पे जो मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके रेफरेंस में देख सकते हो कि किन चीजों पे कितना परसेंट टैक्स अप्लाई होता है। क्लियर क्या? चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी की। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ जीएसटी की। जीएसटी का जो मेजर क्लासिफिकेशन है अगर मैं यहां पे आपको बताऊं तो वो 3 हिस्सों में है। पहला सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी और तीसरा आईजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इसमें बहुत बार आपके सामने कभी पढ़ोगे तो आपके सामने आ जाएगा यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो एक यूटीजीएसटी की नाम की भी चीज है, लेकिन वो आपके इस हिस्से में कवर नहीं की जा रही, तो मैं उसे यहां पे कवर भी अभी नहीं करूंगा। बाकी जिनको जानकारी चाहिए होगी वो पूछ लीजिएगा, तो हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। देखो भाई, जो जीएसटी का फंडा है वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस पे है। किस पे है? बिजनेस ट्रांजैक्शन पे, मतलब जो व्यापारिक लेन देन है, मैं कुछ खरीदूं, मैं कुछ बेचूं, उस पे प्रॉपरली जीएसटी क्या होने वाला है, अप्लाई होने वाला है। लेकिन इस बिजनेस ट्रांजैक्शन का कहीं ना कहीं एक अपना जियोग्राफिकल लोकेशन होगा, वो किसी न किसी एक स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल टेरिटरी में हो रही होगी। इतना तो कंफर्म है कि जब भी जीएसटी की बात होगी तो आमतौर पे उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात होगी जो कि मेरे देश के अंदर होते हैं, देश के बाहर वाली चीजों को हम यहां पे कवर कर भी नहीं रहे हैं। लेकिन जैसे कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि हम अपने सेम स्टेट में करते हैं। अगर हम यूपी में हैं, यूपी के रेफरेंस पे बात आती है कि कोई लखनऊ का बंदा है और कोई अगर बनारस का बंदा है, तो लखनऊ बनारस के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है वो आपके स्टेट के अंदर का ट्रांजैक्शन है। ठीक है, या फिर अगर राजकोट या गांधीनगर में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो गुजरात के अंदर का ट्रांजैक्शन माना जाएगा, या फिर जैसलमेर और बाड़मेर में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो राजस्थान के अंदर ट्रांजैक्शन माना जाएगा। मतलब सेम स्टेट का ट्रांजैक्शन यहां पे कंसिडर किया जाएगा। लेकिन बात आती है कि कुछ ऐसे इसी वजह से टैक्सेस हैं जो कि स्टेट के अंदर वाले ट्रांजैक्शन पे अप्लाई ना होके दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे अगर बैंगलोर और अगर राजस्थान, मतलब राजस्थान छोड़ लो, लखनऊ के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, एक तरफ लखनऊ और एक तरफ बैंगलोर। ठीक है,
तो ये जो दोनों शहर हैं वो अलग अलग स्टेट में आते हैं, मतलब जो ट्रांजैक्शन है वो दो स्टेट के बीच में हो रहा है, एक स्टेट के अंदर नहीं हो रहा। तो आपके सामने इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होंगे और आपके सामने इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन में आपके सामने मेजर दो टाइप के ट्रांजैक्शंस होंगे। फर्स्ट इज इंट्रा स्टेट एंड सेकंड इज इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या? एक ही स्टेट के अंदर। इंट्रा स्टेट का मतलब एक ही स्टेट के अंदर, और इंटर स्टेट का मतलब क्या? दो अलग अलग स्टेट्स के बीच में। तो अब जानिए पते की बात, जब इंट्रा स्टेट बिजनेस ट्रांजैक्शन है, मतलब एक ही स्टेट में दो अलग अलग जगहों के बीच में अगर ट्रांजैक्शंस हो रहा है तो उस ट्रांजैक्शन पे अप्लाई होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों। क्या? सी भी अप्लाई होगा और एस भी अप्लाई होगा अगर वो एक ही स्टेट का ट्रांजैक्शन है तो, ठीक है। लेकिन अगर दो स्टेट के बीच का ट्रांजैक्शन है, जैसे राजस्थान गुजरात, मुंबई पंजाब, यूपी बिहार या आसाम, इन तरीके के ट्रांजैक्शंस आपके सामने नजर आते हैं, तो आप उन बिजनेस ट्रांजैक्शन पे सीजीएसटी नहीं लगाएंगे, एसजीएसटी नहीं लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे आईजीएसटी, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन पे सी और एस दोनों लगेगा, लेकिन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पे ओनली लगेगा आईजीएसटी। दैट्स इट। क्लियर क्या? चलिए अब बात आती है कि कुछ यहां पे टैक्सेस दिए हुए हैं, जिन टैक्सेस का मैंने नाम लिखा है आपके बेसिक नॉलेज के लिए, समझदारी के लिए, जिनको मर्ज कर दिया गया। जैसे जो सेंट्रल लेवल का था उसको सेंट्रल टैक्स में मर्ज कर दिया गया, जैसे एक्साइज टैक्स होता था, या फिर सर्विस टैक्स होता था, या फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स होता था, सबको मर्ज किया गया आपके सामने सीजीएसटी में, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने था ऑक्ट्रॉय टैक्स या परचेस टैक्स होता था, या फिर आपके सामने एंटरटेनमेंट टैक्स या वैट टैक्स, जो कि स्टेट्स के अंदर अप्लाई होते थे। किसके अंदर अप्लाई होते थे? स्टेट्स के अंदर। तो उसको कंप्लीटली एसजीएसटी में क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। बट स्टिल मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे बहुत सारे टैक्सेस हैं जो कि जीएसटी के शुद्ध भाषा में कहें तो परिधि में नहीं आते, मतलब उसके कवरेज में नहीं आते, वो जीएसटी से बाहर हैं। क्लियर? तो चलिए, मीनिंग हो गया, रेट के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, टाइप्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, कब पास हुआ हम ये जान चुके हैं, और कब इन्फोर्स हुआ हम ये भी जान चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो जीएसटी का फंडा है वो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई होगा। किस पे अप्लाई होगा? वो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई होगा। लेकिन आपके ही बिजनेस में या हमारे ही बिजनेस में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो ट्रांजैक्शन जीएसटी से एग्जाम्प्टेड हैं, मतलब उस पे टैक्स नहीं लगता। अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिसपे जीएसटी अप्लाई नहीं होता, जिसपे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं लगता, लेकिन वो बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं, जैसे अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। मतलब अगर बीइंग अ बिजनेस का मालिक मैं अपने बिजनेस में कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अगर बीइंग मालिक मैं अपने ही बिजनेस से कुछ विड्रॉ करता हूं, कुछ में मैं स्पेसिफाई करता हूं अमाउंट, ठीक है। अगर कुछ की बात आती है तो मैं अमाउंट की बात कर रहा, मैं गुड्स की बात नहीं कर रहा। तो आपके सामने यहां पे लिखा हुआ भी है, अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम हिज और हर बिजनेस, उस पे जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन हिज और हर बिजनेस, उस पे जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। आई एम स्पेसिफाइंग, आई एम रिपीटिंग अमाउंट, मैं अमाउंट की बात कर रहा हूं, इस बात को आप ध्यान देंगे। क्लियर क्या? तो इसीलिए जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है उस पे जीएसटी अप्लाई नहीं होगा, जो अमाउंट ओनर विड्रॉ करेगा उस पे जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। साथ ही साथ अगर कुछ, जैसे हमारे पास बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैश लेते हैं और बैंक पे ले जाके जमा करते हैं, तो अगर हम कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं उस पे जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। हम उसी बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं अपने बिजनेस के यूज के लिए, उस पे जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। उसके साथ साथ अगर कोई भी पैसा मैं अपने क्रेडिटर्स को पे कर रहा हूं जो मेरे लिए लायबिलिटी थे,
तो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, इस पे भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। मेरे डेटर्स थे, मेरे असेट्स थे, उनसे मुझे पैसा मिला है, उस पे भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर मेरा कोई पैसा डूब जाता है, मतलब बैड डेट्स हो जाता है, डेटर से मुझे पैसा मिलना था लेकिन नहीं मिलता, पैसा डूब जाता है, तो उस पर भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर डूब गया इस साल, मिल गया अगले साल, मतलब आने वाले साल में, मतलब इट्स लाइक कि बैड डेट्स रिकवर हो गया, उस पे भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, जीएसटी अप्लाई नहीं होता। आप यहां पे वाटर बिल पे करते हैं, जीएसटी अप्लाई नहीं होता। अगर कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, उस पे भी जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। अगर आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हैं, जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को या कोई जो वर्कर्स हैं उनको वेजेस आप पे कर रहे हैं, उस पे भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। तो मोटा मोटी इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि आमतौर पे उन्हीं ट्रांजैक्शंस पे जीएसटी अप्लाई किए जाएंगे जो आपके बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी का मेजर हिस्सा है। ठीक है, जैसे सामान खरीदा, असेट्स खरीदा, उस पे जीएसटी अप्लाई होगा। कमीशंस, उस पे जीएसटी अप्लाई होगा। इस बात को आप ध्यान देंगे। क्लियर? क्या हम खरीदा हुआ सामान वापस करेंगे, जीएसटी को हम एडजस्ट करेंगे। बिका हुआ सामान वापस आ गया, उस पे भी जीएसटी को एडजस्ट किया जाएगा। मतलब आप इन ट्रांजैक्शंस के अलावा बाकी जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस हैं उस पे जीएसटी अप्लाई होगा, इन पे जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। चलिए ठीक है भाई, मैं दो मेजर बिजनेस ट्रांजैक्शन को आपके सामने रख रहा हूं। फर्स्ट इज परचेज एंड सेकंड इज सेल्स। क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन में ये दो चीजें होती है, सामान खरीदेंगे बेचेंगे। सामान खरीदने का मतलब क्या? रॉ खरीदा, बनाया या बेचा, पहला चीज। दूसरा, हम बनाते नहीं हैं, हम ट्रेडर हैं, हम बल्क में खरीदते हैं और रिटेल में बेचते हैं। स्टिल ये परचेज और स्टिल ये सेल्स कंसिडर किया जाएगा। इट डजंट मैटर वेदर आई एम प्रोक्योरिंग और वेदर आई एम मैन्युफैक्चरिंग। तो यहां पे कोई मतलब नहीं, आप परचेज करेंगे, आप सेल्स करेंगे, जीएसटी अप्लाई होगा। इस बात को आप ध्यान दीजिए। लेकिन जीएसटी का कौन सा फॉर्मेट? अब जब जीएसटी की बात आती है तो जीएसटी में आपके सामने दो वर्ड्स आते हैं जिन वर्ड से आपका रिश्ता बड़ा गहरा बनेगा। पहला है इनपुट और दूसरा है आउटपुट। किसकी बात करेंगे? इनपुट की और आउटपुट की। इसको कुछ इस सेंस में आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे अगर आप रॉ मटेरियल्स लेके आते हो, क्या अगर आप रॉ मटेरियल्स लेके अगर आते हो, फिर उस रॉ मटेरियल को फिनिश में कन्वर्ट करते हो और फिर आप फिनिश को बेचते हो। ठीक है, तो जो आपने खरीदा, जो आपने परचेस किया, वो एक्चुअली आपके लिए क्या माना जाएगा? इनपुट। क्या माना जाएगा? इनपुट। बिकॉज वो रॉ सारी चीजें क्या है? इनपुट है। जो फिनिश्ड है, जिसको आप बेचोगे, वो आपके लिए क्या कंसिडर किए जाएंगे? आउटपुट कंसिडर किए जाएंगे। तो परचेस का रिश्ता इनपुट के साथ है और सेल्स का रिश्ता आउटपुट के साथ है। इस बात को आप ध्यान दीजिए। अब एक दूसरा एस्पेक्ट, जब आप कोई भी सामान खरीदेंगे, क्या जब आप कोई भी अगर सामान खरीदते हैं तो उस खरीदे हुए सामान पे आप टैक्स पे करते हैं। जैसे अगर आप कुरकुरे खरीदते हो तो आप टैक्स पे करते हो ना। ठीक उसी तरीके से सोचना कि अगर आप फर्नीचर के मैन्युफैक्चरर हो तो आप अगर कोई लकड़ी खरीदते हो तो उस लकड़ी खरीदने पे आपको टैक्स पे करना होता है। इसीलिए जब आप परचेस करते हो तो आप टैक्स क्या करते हो? पे करते हो। और ये पे किया गया टैक्स असेट्स के तरीके से ट्रीट होता है। याद रख लीजिएगा, ये पे किया गया टैक्स असेट के तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज, जब आप सामान बेचते हो, बीइंग अ सेलर आप इमेजिन कीजिएगा, जब आप सामान बेचोगे तो आप टैक्स क्या करोगे? कलेक्ट करोगे। मतलब टैक्स क्या करोगे? रिसीव करोगे। ठीक है। और टैक्स रिसीव आपके लिए लायबिलिटी के फॉर्म पे क्या किया जाएगा? ट्रीट किया जाएगा। मतलब जब आप टैक्स पे करते हो तो इट विल ट्रीट, और ये आप सिंपल से कह सकते हो कि ट्रीट होगा या ट्रीट करोगे किसके तौर पे? असेट के तौर पे। और आपको पता होना चाहिए, जब असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है और जब असेट घटता है तो क्रेडिट होता है। ठीक उसी तरीके से सेल्स,
जब आप सामान बेचोगे और जब आप टैक्स रिसीव करोगे, क्या, जब आप सामान बेचोगे और अगर आप टैक्स रिसीव करोगे तो उस केस में ये रिसीव्ड टैक्स आपके सर पे क्या मानी जाएगी, लायबिलिटी मानी जाएगी। समझ में आया क्या? तो इसीलिए ये ध्यान दीजिएगा कि जब आप सामान खरीदते हैं, जब आप सामान खरीदते हैं, परचेज करते हैं इनपुट्स के लिए, तो उस पे आप टैक्स पे करते हो, तो इनपुट वाला टैक्स आपके लिए असेट कंसिडर किया जाएगा। लेकिन जब आप सामान बेचते हो और बिके हुए सामान पे जब आप टैक्स रिसीव करते हो तो वो आपके लिए एज अ लायबिलिटी के फॉर्म पे ट्रीट किया जाएगा। अब देखिए, अगर आपने सामान खरीदा है और अगर इनपुट टैक्स की बात करते हैं तो इनपुट टैक्स 3 हिस्सों में आता है। फर्स्ट इनपुट CGST, सेकंड इनपुट SGST एंड थर्ड इनपुट IGST। जैसे कि मैंने आपको पहले ऑलरेडी यहां पे बता रखा है कि C और S इंट्रा स्टेट पे लगता है और I इंटर स्टेट पे लगता है। मतलब अगर आप सामान किसी दूसरे स्टेट से खरीद के लेके आ रहे हो, अगर आप सामान किसी दूसरे स्टेट से खरीद के लेके आ रहे हो तो उस पे कौन सा टैक्स लगेगा, इनपुट IGST, क्योंकि IGST किस पे लगता है, इंटरस्टेट, अलग अलग स्टेट्स पे। लेकिन अगर आप सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मतलब अपने ही स्टेट के किसी अदर हिस्से से, किसी अदर सेलर से अगर आप कोई सामान खरीद के लेके आ रहे हो तो उस पे कौन सा टैक्स लगेगा, इनपुट CGST और इनपुट SGST, मतलब दोनों। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आप इंट्रा स्टेट परचेस कर रहे हो तो C और S दोनों लगेगा, और अगर आप इंटर स्टेट परचेस कर रहे हो तो कौन सा लगेगा, इनपुट IGST। दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप सामान बेच रहे हो, फिर वही बात है कि आप किसी दूसरे स्टेट में सामान बेच रहे हो, मतलब जो आपका परचेजर है किसी दूसरे स्टेट से आया है, तो उस पे जो टैक्स होगा वो कौन सा टैक्स लगेगा, आउटपुट IGST। कौन सा टैक्स लगेगा, आउटपुट IGST, दूसरे स्टेट वाला। लेकिन अगर सेम स्टेट में आप बेच रहे हो, मतलब अपने ही स्टेट के किसी दूसरे हिस्से में बेच रहे हो, तो उस पे कौन सा टैक्स लगेगा, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, मतलब दोनों। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा कि परचेज एंड सेल्स ये दोनों मेजर बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं जिस पे आपको GST की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। जब परचेज पे टैक्स लगाओगे तो आप टर्म यूज करोगे इनपुट CGST और इनपुट SGST और इनपुट IGST। इट डिपेंड्स कि ट्रांजैक्शन का ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। ठीक उसी तरीके से जब आप सेल्स की बात करोगे, सामान बेच रहे होगे, तो उसमें भी आप टैक्सेस का जिक्र करोगे और उसमें भी आपके सामने आउटपुट CGST होगा, आउटपुट SGST होगा। अगर वो सेम स्टेट का ट्रांजैक्शन है और अगर वो अलग स्टेट का ट्रांजैक्शन है तो आप क्या अप्लाई करोगे सेल्स पे, आउटपुट IGST। क्लियर क्या? तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही। बाकी बातें कौन कौन सी बातें, GST की एंट्री, ठीक है, और GST का सेट ऑफ, ये दो मेजर चीजें हैं जहां पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करके सीखेंगे कि GST को किस तरीके से यहां पे अपने ट्रांजैक्शन में हम इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन वो होगा आपके सेशन नंबर 2 में। तो इस सेशन में इतना ही। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज प्लीज आस्क। थैंक यू।